अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज आबिद। आज की वीडियो में बेसिकली हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड एंड फाइजर लॉ। पिछली वीडियो में बेसिकली हमने डाइन का डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का लेक्चर लेके आए हैं। सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में एक ग्राफ देखा था जो कि हमारे लैम्डा और अब्जॉर्बेंस के बीच में जो ग्राफ है जो हमें क्वालिटेटिव स्टडी देता है। ये हमने कहा था हमारे पास लैम्डा मैक्स होता है। हमने कहा था इसमें अगर हम केमिकल शिफ्ट कर दें, कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर दें या फिर हम सॉल्वेंट शिफ्ट कर दें तो हमारे पास लैम्डा क्या होता है, बेसिकली वो शिफ्ट कर जाता है। सो हमारे पास जो लैम्डा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमने लैम्डा मैक्स बेसिकली थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना था, वो हमें वुडवर्ड एंड फाइजर लॉ बताता है। सबसे पहले हमने इनका डिस्कस किया था। इस वीडियो में बेसिकली हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ आएंगे। हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसका जो बेसिक स्केलेटन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इसकी अल्फा कार्बन है, ये इसकी बीटा कार्बन है। अल्फा और बीटा के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक और 6 मेंबर्ड कीटोन। अगर हम इसका बेसिक स्केलेटन ड्रा करना चाहें तो कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन। अगर हम ए साइक्लिक की बात करें तो हमारे पास जो उसका स्केलेटन होता है वो बेसिकली ये वाला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R। ये इसका क्या होता है, बेसिकली हमारे पास स्केलेटन होता है। अब इन दोनों की जो वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू हमारे पास होती है 250 नैनोमीटर। तो ये वाली जो बेसिक वैल्यू होगी इसको हम कंसीडर करेंगे। हमारे पास अगर 6 मेंबर कीटोन आ जाता है या हमारे पास ए साइक्लिक कीटोन आ जाता है, ए साइक्लिक मीन हमारे पास चेन में क्या होगा, बेसिकली कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसके अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या होगी, हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। ये हमारे पास अल्फा कार्बन होती है, ये हमारे पास बीटा कार्बन होती है। इधर देखें तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन होती है, ये हमारे पास बीटा कार्बन होती है। सो अल्फा बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है। तो जो नंबर 1 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की टाइप थी वो ए साइक्लिक और 6 मेंबर कीटोन था। इसकी जो बेसिक वैल्यू होती है हमारे पास 250 नैनोमीटर होती है। अब इसके बाद हम सेकंड टाइप के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं। तो जो सेकंड टाइप का हमारे पास होगा बेसिकली वो हमारे पास होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड कीटोन। 5 मेंबर्ड कीटोन जिससे हम साइक्लोपेंटानोन भी कहते हैं, जिसका बेसिक स्केलेटन कुछ ये वाला होता है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन होगी, ये हमारे पास बीटा कार्बन होगी और हमारे पास क्या होगा, 5 मेंबर्ड इसका स्केलेटन होगा। इसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली ये हमारे पास होती है 202 नैनोमीटर। इसके बाद हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, वो हमारे पास होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। उसका जो हमारे पास स्केलेटन होता है वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा और हमारे पास अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। ये अल्फा कार्बन है हमारे पास, ये बीटा कार्बन है। इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 207 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो 4 टाइप होती है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और एस्टर, जिसका बेसिक स्केलेटन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसकी अल्फा और बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या होगा, बेसिकली अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। ये हमारा क्या होता है, बेसिक स्केलेटन होता है। अगर एस्टर की बात करें तो हमारे पास बेसिकली उसका ये वाला स्केलेटन होता है। हम OH को जब रिमूव करके OR लगा देते हैं तो ये एस्टर बन जाता है। इन दोनों के लिए हमारी वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू वो होती है 197 नैनोमीटर। सो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ने के लिए बेसिकली 4 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड को पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास था 6 मेंबर्ड और साइक्लिक कीटोन, उसकी वैल्यू हमारे पास थी 250 नैनोमीटर। उसके बाद हमने 5 मेंबर कीटोन की बात की जिसकी वैल्यू है 202 नैनोमीटर।
और थर्ड पे हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की बात की, जिसकी हमने वैल्यू बेसिकली डिस्कस की 207 नैनोमीटर। और हमारे पास होता है लास्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, और एस्टर दोनों की जो वैल्यू हमारे पास होती है 197 नैनोमीटर होती है। उसका स्केलेटन मैंने बेसिकली बता दिया है। इनकी बेसिक वैल्यू हमें सबसे पहले रिमेंबर करनी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें जो इंक्रीमेंट फैक्टर होते हैं, कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगी, या हमारे पास ऑक्सोक्रोम अटैच होगा, या हमारे पास मैंने कहा था कि जो सॉल्वेंट शिफ्ट होती है बेसिकली वो डाइईन में देखने को नहीं मिलती, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड में सॉल्वेंट शिफ्ट भी देखने को मिलती है। मीन अगर हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से भी हमारे पास क्या होगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा। सो हम उसकी डिस्कस करते हैं। इंक्रीमेंट फैक्टर की तरफ आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो हमारे पास इंक्रीमेंट फैक्टर होगा वो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होगा। सबसे पहले जो इंक्रीमेंट फैक्टर होता है वो हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होगा। जो हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होता है बेसिकली उसकी वैल्यू होती है +30 नैनोमीटर, जो हमने डाइईन में डिस्कस की है। वो हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड का बेसिक स्केलेटन है, वो जो हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होगा वो उसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा। अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो हम 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। अगर हमारे बेसिक स्केलेटन के साथ वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन शो नहीं करता तो हम 30 नैनोमीटर उसमें एडअप नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला सपोज करें 6 नंबर कीटोन था, और ये एक बॉन्ड क्या है, बेसिकली हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 215 नैनोमीटर होती है। तो हम एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड की वैल्यू पाई सिग्मा पाई, एक हमारे पास बेसिक स्केलेटन बेसिकली ये वाला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो हम +30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे इसमें। तो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड की वैल्यू बेसिकली हम इस तरह ऐड करते हैं कि जितने हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे मेन स्केलेटन के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, हम 30 नैनोमीटर के हिसाब से उसमें लैम्डा मैक्स में हम वेवलेंथ को ऐड कर देते हैं। नंबर 2 हमारे पास होता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अब जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बेसिकली हमारे पास होता है, हमारे पास जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बेसिकली होगा उसके लिए हम +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। हमारे पास जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होता है बेसिकली वो कुछ इस टाइप का होता है। मैंने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश की थी कि जो हमारे पास कॉर्नर से आउटसाइड बॉन्ड जा रहे होते हैं ये बेसिकली हमारे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होते हैं। तो हमारे सिस्टम में जब ये वाला डबल बॉन्ड होगा जो कॉर्नर के आउटसाइड जा रहा होगा, इसके लिए हम +5 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। और थर्ड हमारे पास जो इंक्रीमेंट फैक्टर होता है वो हमारा होता है अल्काइल रेजिड्यू। अब जो अल्काइल रेजिड्यू होता है वो हमारा जो क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा पोजीशन है, इसे हम अल्फा पोजीशन कहेंगे, इसे हम बीटा पोजीशन कहेंगे, इसे गैमा पोजीशन कहेंगे, इसे इधर डेल्टा पोजीशन कहेंगे। सो ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, पोजीशन डिफरेंट होती हैं। तो जो हमारे पास जितने भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अगर वो अल्फा पे अटैच होगा तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, अगर वो बीटा पे अटैच होगा तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। हमारे पास जो अल्काइल रेजिड्यू है वो डाइईन की तरह नहीं होते कि हमने डाइईन में जैसे हमने +5 नैनोमीटर ऐड कर दिया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो हम उसको बेसिकली एक टेबल बनाते हैं, उससे हमें सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी। थर्ड हमारे पास होगा अल्काइल रेजिड्यू। अल्काइल रेजिड्यू ये थर्ड इंक्रीमेंट फैक्टर है हमारे पास। हम अल्फा पोजीशन ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, और गैमा ले लेते हैं, और डेल्टा एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगर अल्फा पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा अल्काइल रेजिड्यू, अगर हमारे पास अल्फा पोजीशन पे होगा तो उसमें हम 10 नैनोमीटर ऐड करेंगे, अगर बीटा पोजीशन पे होगा तो 12 नैनोमीटर ऐड करेंगे, अगर गैमा पे होगा तो 18 नैनोमीटर ऐड करेंगे, एंड सो ऑन। अगर आगे होगा तो हम 18 नैनोमीटर ऐड करते जाएंगे। डेल्टा के आगे जो हमारे डिफरेंट पोजीशन होते हैं, जितनी भी पोजीशन आएंगे हम उसमें क्या करेंगे, 18 नैनोमीटर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अल्काइल रेजिड्यू होता क्या है बेसिकली, हमारे पास जो sp2 कार्बन होती है, तो उसके साथ जो डबल बॉन्ड अटैच होते हैं, ये हमारे पास सपोज करेंगे डबल बॉन्ड वो है, ये हमारे पास बेसिक स्केलेटन था। तो यहाँ जो अटैच होगा ये वाला हमारे पास अल्काइल रेजिड्यू है,
अगर हम इसको कंसीडर करें तो इस कार्बन पे ये अल्काइल रेसिड्यू है। तो हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा। अब डेल्टा पे दो हमारे पास क्या है, अल्काइल रेसिड्यू है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा के लिए जो पोजीशन होती है 18 नैनोमीटर होती है, तो हम 36 नैनोमीटर इसमें ऐड अप कर देंगे। सो पोजीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, बेसिकली अल्काइल रेसिड्यू को ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा जो फैक्टर होता था 4th नंबर पे, वो हमारे पास होता था कि हम अगर हमारे सिस्टम में पोलर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए या हमारे पास आक्सोक्रोम जिनके लोन पेयर होता है वो आ जाए, तो वो कैसे हम ऐड करेंगे। अगर पोलर सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं हम 4th नंबर पे, तो जो पोलर सब्स्टिट्यूएंट की कंडीशन यही है कि हमारे पास जो उसके लोन पेयर हैं, हमारे सिस्टम के साथ क्या करना चाहिए, रेजोनेंस शो करना चाहिए। अगर वो रेजोनेंस में होंगे तब हम क्या करेंगे, उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर हमारे लोन पेयर जो होंगे उस सिस्टम के साथ जो हमारे लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस शो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ भी एडअप नहीं करेंगे। तो वो भी क्या करता है, बेसिकली इनमें जो होता है वो क्या करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है OR होता है, हमारे पास OH होता है। अगर हमारे पास OR होगा तो हम ऐड करेंगे 35 करेंगे अगर अल्फा पोजीशन पे है, अगर बीटा पे है तो 30 ऐड कर देंगे, गैमा पे है तो 17 ऐड कर देंगे, और अगर डेल्टा पे है तो 31 ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास OH ग्रुप है, OH के लिए हम क्या करते हैं, 35 इसके लिए ऐड करते हैं अल्फा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे है तो 30 ऐड करते हैं, गैमा पोजीशन पे 30 ऐड करते हैं, और डेल्टा पोजीशन पे क्या करते हैं, 50 ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन के लिए अगर हमारे पास अल्फा पोजीशन पे है तो 15 ऐड करेंगे, अगर बीटा पे है तो 12 ऐड करेंगे, गैमा पे है 12 ऐड करेंगे, एंड सो ऑन। हमारे पास जो ब्रोमीन होता है बेसिकली वो अगर अल्फा पे है तो 25 ऐड करेंगे, एंड 12 अगर बीटा पे है, अगर गैमा पे है तो 25 ऐड करेंगे, डेल्टा पे है तो 25 ऐड करेंगे। इसके बाद हमारे पास होता है SR, NHR और NR2 और NH2, जो भी हमारे पास इनमें से होगा। SR होगा तो हम क्या ऐड करते हैं, कोई भी पोजीशन आ जाएगी, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है बेसिकली वो क्या होनी चाहिए कि हमारे जो लोन पेयर हैं वो हमारे सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन शो करने चाहिए। तो हम क्या ऐड करेंगे, प्लस 18 नैनोमीटर ऐड करेंगे, कोई भी पोजीशन होगी। NHR हो गया तो हम क्या करेंगे, प्लस 95 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। सो इनकी जो कंडीशन है पोलर सब्स्टिट्यूएंट की, कि हमारे पास जो उनके लोन पेयर हैं वो बेसिकली क्या करने चाहिए, हमारे सिस्टम के साथ जो हमारा मेन सिस्टम है उसके साथ क्या करना चाहिए, कॉन्जुगेशन को शो करने चाहिए, तभी हम ऐड करेंगे। अगर हमारे पास इनके लोन पेयर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से कॉन्जुगेशन शो नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एडअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास बेसिकली ये वाले फैक्टर होते हैं। 3rd नंबर पे अल्काइल रेसिड्यू होता है। अल्काइल रेसिड्यू जो डाइईन में होता है वो हमें 5 नैनोमीटर हम ऐड कर देते हैं किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में थोड़ा जो होता है वे डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ हमारे पास डिफरेंट पोजीशन होती है। अल्फा पे होगा 10 नैनोमीटर ऐड कर देंगे, बीटा पे 12 एंड सो ऑन 18 नैनोमीटर हम अगर अगली पोजीशन होंगे तो ऐड कर देंगे। उसके बाद पोलर सब्स्टिट्यूएंट है। पोलर सब्स्टिट्यूएंट कैसे देखते हैं, जो उनके लोन पेयर होते हैं वो बेसिकली हमारे सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन शो करते हैं। अगर हमारे सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन शो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनमें से कोई भी एडअप नहीं करेंगे। और हमारे पास डिफरेंट पोजीशन होती हैं, तो डिफरेंट पोजीशन के लिहाज से हम क्या करते हैं, फिर इनमें एडअप इंक्रीमेंट कर देते हैं। सो बेसिकली ये वाला टेबल जो होगा ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये 4th फैक्टर था, और 4 फैक्टर सेम हमने डाइनिंग में भी डिस्कस किए थे। इसमें एक फैक्टर और होता है जो कि हमें देखने को मिलता है, वो हम डिस्कस करते हैं। जो लास्ट फैक्टर होता है बेसिकली वो हमारा ये होता है कि अगर हमारा जो सेकंड डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड के साथ होमोएनुलर है। मैंने होमोएनुलर का कंसेप्ट बताया था कि डाइईन की 2 टाइप है, एक होती है होमोएनुलर, एक होती है हेटेरोएनुलर। होमोएनुलर में क्या होता है, हमारे पास जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एक ही रिंग के अंदर होते हैं, और जो हमारे पास हेटेरोएनुलर होता है उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो 2 डिफरेंट रिंग के अंदर होते हैं। अगर हम ये देखें, अगर हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास जो पहला बॉन्ड है वो क्या है, दूसरे बॉन्ड के साथ होमोएनुलर है, या कोई भी दूसरा बॉन्ड तीसरे बॉन्ड के साथ होमोएनुलर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें अगर होमोएनुलर है, होमोएनुलर बॉन्ड के लिए
हम क्या ऐड करते हैं, +30 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं। अब होमोमोलर बेसिकली क्या होता है कि एक ही रिंग के अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हमारे पास क्या होगा बेसिकली, अगर होमोमोलर सिस्टम बन रहा है तो हम +30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। अगर वो हमारे कैलकुलेशन सिस्टम को पहला डबल बॉन्ड इसके साथ बेसिकली क्या है, होमोमोलर है, तो क्या करेंगे 39 नैनोमीटर ऐड करेंगे। सपोज करते हैं हम इस तरह करते हैं, यहाँ मैं एक और रिंग कंस्ट्रक्ट कर लूँ। अब जो पहला बॉन्ड है वो दूसरे बॉन्ड के साथ क्या है, बेसिकली होमोमोलर है, तो हम क्या करेंगे 39 नैनोमीटर ऐड करेंगे। बट ये वाला जो बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में भी है और सेकंड बॉन्ड थर्ड बॉन्ड के साथ होमोमोलर है, फर्स्ट पाई सिग्मा पाई, तो हम बेसिकली 39 क्रॉस 2 ऐड करेंगे। इट मीन 78 नैनोमीटर ऐड होगा, क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए भी है और रिंग बी के लिए भी है। अगर इसको रिंग ए मैं कंसिडर करूँ, इसको रिंग बी कंसिडर करूँ, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ होमोमोलर है, लेकिन ये डबल बॉन्ड सेकंड डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड वाले के साथ क्या है, होमोमोलर है। तो हमारे पास होमोमोलर बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, +39 नैनोमीटर हम क्या करते हैं, हमारे बेसिक वैल्यू में हम एड अप करने की कोशिश करते हैं। सो जितने भी हमने इंक्रीमेंट फैक्टर पढ़े हैं, सबसे पहले हमने एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड को देखा। वो हमारे पास अगर एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड हमारे मेन सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, 30 नैनोमीटर के हिसाब से ऐड अप कर देंगे। सेकंड हमने देखा है कि जो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होते हैं, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए हम +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। थर्ड हमने देखा है अल्काइल रेजिड्यू को, अल्काइल रेजिड्यू जो डाइईन में होते हैं वो तो हम +5 नैनोमीटर के हिसाब से ऐड करते हैं। बट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में थोड़ा जो वे होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, हम डिफरेंट पोजीशन को देख के हम असाइन करने की कोशिश करते हैं। मैंने टेबल पे आपको सारा लिखवा दिया है। नेक्स्ट पोलर सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसकी कंडीशन भी यही होती है कि अगर हमारे पास पोलर सब्स्टिट्यूएंट हमारे मेन सिस्टम के साथ उनके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हों तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अल्फा बीटा गैमा के हिसाब से हम उनमें अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट फैक्टर जो था, जो कि उधर नहीं था लेकिन इधर हम देखने को मिलता है कि होमोमोलर सिस्टम क्या होता है। अगर हमारा पाई बॉन्ड जो है बेसिकली वो हमारे दूसरे साइक्लिक रिंग के साथ होमोमोलर हो तो हम क्या करते हैं बेसिकली उसमें 39 नैनोमीटर हम क्या कर देते हैं, एडअप कर देते हैं। जितने हमारे पास होमोमोलर साइक्लिक रिंग होगी हम बेसिकली उतना ही उसमें 39 नैनोमीटर एडअप करते जाएंगे। बट कंडीशन क्या है कि हमारे पास जितनी भी होमोमोलर डाइन होगी, अब जो सेकंड होमोमोलर डाइन थी वो हमारे सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में थी। अगर वो कॉन्जुगेशन में ना होती तो हम इसमें जो हम बेसिक वैल्यू होती है वो हम एडअप नहीं करते। कॉन्जुगेशन जो है इसकी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। सो ये डिस्कस करने के बाद हमने एक कहा था कि हमें जो सॉल्वेंट शिफ्ट होती है बेसिकली डाइन में देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमारे पास जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें हमें क्या मिलती है, बेसिकली सॉल्वेंट शिफ्ट देखने को मिलती है। सो हम सॉल्वेंट शिफ्ट को डिस्कस करते हैं। हमें डाइन में बेसिकली सॉल्वेंट शिफ्ट देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमारे पास जो बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें हमें सॉल्वेंट शिफ्ट देखने को मिलती है। अगर हमारे पास सॉल्वेंट डिफरेंट हो, सपोज करें हमारे पास हेक्सेन है तो -11 नैनोमीटर हम कर देंगे, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है तो -11 नैनोमीटर कर देंगे, क्लोरोफॉर्म के लिए हम -7 नैनोमीटर करते हैं, डाईइथाइल ईथर के लिए हम क्या करते हैं -5 नैनोमीटर कहते हैं, एथेनॉल के लिए हमें क्या होता है 0 नैनोमीटर हम करते हैं, और वाटर के लिए हम +8 नैनोमीटर हम ऐड कर देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास सॉल्वेंट शिफ्ट होती है। तो बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को देखने के लिए हमें 6 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, नंबर 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, नंबर 3 अल्काइल रेजिड्यू, नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं पोलर सब्स्टिट्यूएंट, और नंबर 5 में हम डिस्कस करते हैं होमोमोलर डाइन, और लास्ट में हम देखते हैं सॉल्वेंट शिफ्ट। ये सॉल्वेंट में वो स्पेक्ट्रा हमें लिया होगा बेसिकली वो मेंशन होगा, इनमें से जो भी सॉल्वेंट हमारे पास मेंशन होगा उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स में वैल्यू क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं प्लस हम कर देते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ये 4 एग्जांपल हैं हमारे पास, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है इसमें सारा कंसेप्ट जो होगा बेसिकली वो सम अप हो जाएगा, लेकिन इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड देखना होगा। सबसे पहले हमें अपना सिस्टम देखना है कि हमारा सिस्टम कौन सा है। जो हमने 4 सिस्टम बेसिकली डिस्कस किए हैं, हम पहले उसकी बेसिक वैल्यू कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड की तरफ आएंगे, फिर हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की तरफ आएंगे, फिर हम अल्काइल रेजिड्यू की तरफ आएंगे, फिर हम पोलर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आएंगे। पोलर सब्स्टिट्यूएंट की कंडीशन ये है कि हमारे पास वो जो उनके लोन पेयर है, उनके लोन पेयर जो है बेसिकली हमारे सिस्टम के साथ क्या करना चाहिए, कॉन्जुगेशन को शो करना चाहिए या रेजोनेंस शो करना चाहिए। और फिर हम होमोमोलर सिस्टम की बात करेंगे कि हमारे पास जो भी डबल बॉन्ड होगा वो दूसरे डबल बॉन्ड के साथ
क्या करें, अगर होमो एल्डर सिस्टम बना रहा है तो प्लस 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे, हेट्रो एल्डर के लिए नहीं ऐड करेंगे, जस्ट होमो एल्डर हो। होमो एल्डर मीन कि हमारे एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और उसके बाद हम लास्ट पे देखते हैं सॉल्वेंट शिफ्ट को। सॉल्वेंट शिफ्ट बेसिकली जो भी सॉल्वेंट में जो स्पेक्ट्रा लिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसमें इतनी जो वैल्यू मैंने मेंशन की हुई है ये वैल्यू बेसिकली हम क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं या फिर हम माइनस कर देते हैं। सो वन बाय वन हम इस एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं, इसमें जो भी हमारा सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो इनको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास जो पहली एग्जांपल है बेसिकली वो कुछ इस टाइप की है। सबसे पहले हमने सिस्टम देखना है। हमारे पास जो है साइक्लोहेक्सानोन है, ये डबल बॉन्ड है, 6 मेंबर रिंग है तो साइक्लोहेक्सानोन है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सानोन। इसके लिए जो बेसिक वैल्यू हमने असाइन किया है, बेसिक वैल्यू होती है 250 नैनोमीटर होती है। ये हमारे पास बेसिक वैल्यू है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। सबसे पहले जो हमारा इंक्रीमेंट फैक्टर होता है, अगर हम देखें पाई सिग्मा पाई, हमारे पास एक जो है एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है और एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है प्लस 30 नैनोमीटर होती है। ये हम ऐड अप कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर होता है वो होता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बेसिकली हमारे पास जो रिंग होती है, रिंग के जो आउटसाइड बॉन्ड जा रहे होते हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अगर हम इधर देखने की कोशिश करें, हमारे पास जो ए रिंग ये वाली है और हमारे पास बी रिंग ये वाली है। अब बी रिंग के लिए हमारे पास एक तो ये डबल बॉन्ड आउटसाइड जा रहा है और एक हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड आउटसाइड जा रहा है। हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें प्लस 10 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। एक के लिए हमारे पास क्या होती है प्लस 5 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट हम ऐड अप करने की कोशिश करते हैं। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हमारे पास हो गया। अब हम 4th नंबर पे डिस्कस करते हैं अल्काइल रेसिड्यू को। अल्काइल रेसिड्यू हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है sp2 कार्बन वाला। अब हमने डबल बॉन्ड ओ की तरफ नहीं जाना, हमने वो कार्बन देखनी है जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सी डबल बॉन्ड ओ को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये वाला हम अल्काइल रेसिड्यू कंसीडर नहीं करते। जो हमारे पास चेंज आ रही है बेसिकली यहाँ तक, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है, उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है बेसिकली उसको हम कहते हैं अल्काइल रेसिड्यू। हमारे पास जो बेसिकली टोटल जो कॉन्जुगेशन है हम इस तरह हम हमेशा कैलकुलेट करते होते हैं कि कॉन्जुगेशन लेते हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन लेते हैं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन लेने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कार्बन होती है ये वाली कार्बन है, इसके साथ एक ये अल्काइल रेसिड्यू है, CH2 ग्रुप अटैच है। अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा ये है, सॉरी बीटा कार्बन है ये हमारे पास। अब जो अल्काइल रेसिड्यू बीटा कार्बन पे होता है हम क्या करते हैं उसमें प्लस 12 नैनोमीटर ऐड करते हैं बीटा कार्बन के लिए, और अल्फा कार्बन के लिए हम ऐड करते हैं 10 नैनोमीटर, और आगे जो जितनी भी पोजीशन होती है उनके लिए हमें 18 नैनोमीटर ऐड करते हैं। अल्फा बीटा एंड गैमा, ये हमारे पास गैमा है, ये हमारे पास डेल्टा है। अब गैमा कार्बन के साथ एक ये अल्काइल रेसिड्यू है, हम क्या करेंगे प्लस 18 नैनोमीटर इसमें ऐड करेंगे, प्लस 18 नैनोमीटर। ये हमारे पास क्या था, बीटा कार्बन के लिए थी, ये हमारे पास गैमा कार्बन के लिए थी, ये हमारे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, ये हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, और गैमा कार्बन के लिए हमने क्या ऐड कर दिया 18 नैनोमीटर। अब जो डेल्टा कार्बन है बेसिकली ये भी क्या कनेक्ट है, एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, इसके हिसाब से हमने नहीं देखना। ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डेल्टा कार्बन है, यहाँ के साथ जो कनेक्ट है ये बेसिकली इसके लिए भी क्या करेंगे हम 18 नैनोमीटर प्लस कर देंगे। ये हमारे पास 4th फैक्टर था अल्काइल रेसिड्यू वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास पोलर सब्स्टिट्यूएंट है, हमारे पास पोलर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ कोई नहीं है तो हम उसको ऐड अप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर था वो बेसिकली था कि हमारा जो पहला डबल बॉन्ड है क्या वो दूसरे डबल बॉन्ड के साथ होमो अंदर बना रहा है, यस, पाई सिग्मा पाई दोनों डबल बॉन्ड अंदर ही हैं। तो हमारे पास होमो अंदर डाइन के लिए हमने कहा था कि 39 नैनोमीटर हम ऐड कर देते हैं, ये प्लस 39 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। और लास्ट में हमने कहा था कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा, अगर सपोज करें ये जो स्पेक्ट्रा है वो वाटर में लिया गया है, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट वाटर है तो हम क्या करेंगे प्लस 8 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। अब जो इसका लैम्डा मैक्स होगा बेसिकली वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जितना आएगा वो इसका क्या होगा, थ्योरेटिकली ये लैम्डा मैक्स होगा वुड वाट एंड फाइजर लॉ। सो हमने 1 बाय 1 चलना है।
सबसे पहले हमने एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड को देखा, उसके बाद हमने एग्जोसाइक्लिक बॉन्ड को देखा। जो हमारे पास बी रिंग थी इसके दो एग्जोसाइक्लिक बॉन्ड थे, एक ये वाला एक ये वाला, तो हमने 10 नैनोमीटर ऐड कर दिया। अब अल्फा कार्बन पे कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं था, बीटा कार्बन पे जो होता है एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली जो बीटा कार्बन पे होता है उसके लिए 12 नैनोमीटर ऐड करते हैं, गैमा कार्बन के लिए हम 18 नैनोमीटर ऐड करते हैं, डेल्टा कार्बन के लिए हम 18 नैनोमीटर ऐड करते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो पहला बॉन्ड है हमारे, अगर वो एग्जोसाइक्लिक बना रहा है तो प्लस 39 नैनोमीटर ऐड करेंगे। और अगर हमारा स्पेक्ट्रा वाटर में ले गया है तो वाटर में क्या होता है बेसिकली 18 हम 8 नैनोमीटर ऐड करते हैं, तो इनको प्लस करने के बाद जो हमारे पास लैम्डा मैक्स होगा वो इसका बेसिकली क्या होगा कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स होगा। और वो हम वुडवर्ड एंड फ्रेजर लॉ बेसिकली ये कहते हैं, इसका जो रूल होता है इसके अकॉर्डिंग हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी एग्जांपल की। हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है अब ये वाली एग्जांपल अच्छी है क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है हमारे पास सिस्टम कौन सा है। ये हमारे पास साइक्लोपेंटानोन है और अल्फा बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ये हमारी अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है। इसकी जो बेसिक वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 202 नैनोमीटर। और उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड हमारे पास है, ये हमारा बेसिक सिस्टम है अल्फा बीटा, और हमारे पास कोई भी एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड यहाँ कोई नहीं है, वो भी हम रिजेक्ट कर देंगे। नंबर 3 पे हमारे पास आता है अल्काइल रेजिड्यू। अल्काइल रेजिड्यू जो होते हैं, हमने कहा था कि हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, उनकी जो डिफरेंट पोजीशन होती है, उनकी डिफरेंट पोजीशन पे जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। अल्फा कार्बन पे है तो हम क्या करेंगे अल्काइल रेजिड्यू एट अल्फा कार्बन, हमारे पास 10 नैनोमीटर ऐड हो जाएगा। और बीटा कार्बन पे हमारे पास अल्काइल रेजिड्यू नहीं है, सो हमारे पास एक ही अल्काइल रेजिड्यू था, वो किसके साथ अटैच था, अल्फा कार्बन के साथ अटैच था। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अल्काइल रेजिड्यू को देखने के बाद हम पोलर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आते हैं। अब हमारे पास पोलर सब्स्टिट्यूएंट NHR भी है और SR भी है। अगर हम NHR को देखें तो इसके जो लोन पेयर हैं हमारे सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहे हैं। ये सिग्मा सिग्मा एंड पाई, ये हमारे पास बेसिकली कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसका कोई रोल यहाँ नहीं होगा। जबकि SR है, सपोज करें इसके लोन पेयर जो है बेसिकली ये लोन पेयर अगर इधर हम मूव करें तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव होगा और ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। सो इसके जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, रेजोनेंस में है, तो SR के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है वो प्लस 80 नैनोमीटर होती है, वो हम एड कर देंगे इसमें प्लस 80 नैनोमीटर, क्योंकि इसकी कंडीशन पूरी हो रही है कि इसके लोन पेयर जो है हमारे सिस्टम के साथ बेसिकली कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, रेजोनेंस में है। तो हमारे पास इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे क्या है रेजोनेटिव कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, अगर रेजोनेंस वो शो करेंगे तब हम क्या करेंगे प्लस 80 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। अब हमने देखना है अपना पांचवा फैक्टर के जो हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड तो है नहीं, तो हमारे पास होमोइलर सिस्टम वो बनेगा ही नहीं, सो बेसिकली ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो फैक्टर होता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट सपोज करें ये हेक्सेन में दिया गया है, सपोज करें वो हेक्सेन में अगर दिया गया है तो हेक्सेन के लिए हम वैल्यू करते हैं -11 नैनोमीटर होती है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो लैम्डा कैलकुलेटेड होगा 202 में 212 बन गए, 212 एंड 292 में से -11 करें तो 282 और 281 आ जाएगा इसका लैम्डा कैलकुलेटेड। सो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बनेगा। सो हमने बेसिकली दूसरी भी एग्जाम्पल सॉल्व कर ली है और हम थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है बेसिकली हमने ये वाला देखना है। ये थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास सिस्टम कौन सा है।
ये हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन है। अब इधर कन्फ्यूजन ये है कि हमारे पास अल्फा बीटा यहाँ से बन रहा है और हमारे पास अल्फा बीटा यहाँ से बन रहा है। जब हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड दोनों तरफ से बन रहा हो तो हम उसकी तरफ प्रेफर करते हैं जहाँ से हमें ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिलती है। अगर हम इसको देखें तो इसके साथ सिर्फ एक ही क्या है, हमारे पास अल्काइल रेसिड्यू अटैच है। अगर हम इधर इधर की तरफ आए तो हमारे पास जो ये बीटा कार्बन है इसके साथ ये वाला भी अल्काइल रेसिड्यू अटैच है, डायरेक्टली जो अटैच होती है, और इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच है ये वाला भी अटैच है। सो जहाँ से ज़्यादा हमें शिफ्ट देखने को मिलेगी, जहाँ से ज़्यादा हमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी, हम उसको प्रेफर करेंगे। सो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, बेसिकली हम इसको प्रेफर करेंगे। जो हमारा सिस्टम होगा बेसिकली वो ये वाला होगा, ये हमारा मेन सिस्टम होगा। अब हमने मेन वैल्यू जिसकी होगी बेसिकली वो 215 नैनोमीटर होते हैं बेसिक वैल्यू। अब इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो बीटा कार्बन पे कितने ऑर्गेनिक ग्रुप है, 1 2, और एक के लिए क्या होता है हमारा 12 नैनोमीटर होता है, तो 2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा कार्बन पे एट बीटा कार्बन 24 नैनोमीटर। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड इसमें है नहीं। और अगर देखें तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हमारे पास रिंग ए है और ये रिंग बी है हमारे पास। रिंग बी के लिहाज से ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक है, तो एक्सोसाइक्लिक के लिए हम +5 नैनोमीटर ऐड कर देंगे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो अल्काइल रेसिड्यू देख लिया हमने, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड इसमें है नहीं, अल्काइल रेसिड्यू एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अब हमने डिस्कस करना है कि हमारा जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या होमोलर है, नॉट। होमोलर तब होता है जब हमारे पास ये डबल बॉन्ड इसके साथ पाई सिग्मा एंड पाई कंजुगेशन में होता। एक में तो है बट क्या है, लेकिन उसमें वो कंजुगेशन नहीं है। होमोलर के लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर होने चाहिए और वो कंजुगेशन में भी होने चाहिए। यहाँ कंजुगेशन नहीं है तो होमोलर ये वाला नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कोई पोलर सब्स्टिट्यूएंट है, नो हमारे पास पोलर सब्स्टिट्यूएंट भी कोई नहीं है। सॉरी, अगर हम बीटा कार्बन पे देखें तो हमारे पास 3 अल्काइल रेसिड्यू हैं, एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है। तो हमारे पास जो होगा 36 नैनोमीटर हम ऐड करेंगे इसमें। सॉरी फॉर दैट, ये मैंने देखा नहीं। तो हमारे पास क्या होगा 36 नैनोमीटर बेसिकली एडअप हो जाएगा। अब हमारे पास जो सॉल्वेंट है, सपोज करें ये स्पेक्ट्रम हमारे पास हेक्सेन में था, तो हम क्या करेंगे इसमें -11 नैनोमीटर इसमें कर देंगे। तो हमारे पास जो लैम्डा कैलकुलेटेड होगा बेसिकली वो हमारे पास हो जाएगा 251 एंड 256। ये हमारे पास बेसिकली बनेगा 245 नैनोमीटर बनेगा। ये इसका लैम्डा कैलकुलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड का जो लैम्डा कैलकुलेटेड है बेसिकली इस वुडवर्ड एंड फ्रेजर लॉ के अकॉर्डिंग हम इस तरह कैलकुलेट कर लेते होते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है फोर्थ, हमारे पास जो फोर्थ एग्जांपल है बेसिकली ये हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन है, बेसिक सिस्टम है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा के बीच में क्या है, हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो बेसिक वैल्यू है वो क्या होती है 215 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड को देखेंगे। यहाँ एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कोई नहीं है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, अल्फा बीटा हमारे पास है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कोई नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को। अब एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो हमारे पास है, ये हमारे पास रिंग ए है, ये हमारे पास रिंग बी है। रिंग ए के लिहाज से ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, रिंग बी के लिहाज से ये क्या है बेसिकली एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। तो हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। रिंग ए के लिहाज से यहाँ से एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है और रिंग बी के लिहाज से यहाँ से एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे +10 नैनोमीटर हम इसमें एडअप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलर सॉरी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड देखने के बाद हम अल्काइल रेसिड्यू की तरफ आते हैं। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ ये एक ग्रुप अटैच है जो कि CH2 डायरेक्टली अटैच है। अगर अल्फा कार्बन पे होगा तो हम क्या करेंगे 10 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं। और हमारे पास बीटा कार्बन पे क्या है बेसिकली 2 अल्काइल रेसिड्यू ग्रुप अटैच है जो डायरेक्टली अटैच है। तो इनके लिए हम एक के लिए 12 होते हैं, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 24 नैनोमीटर हो जाएगा। सो अल्काइल रेसिड्यू हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है पोलर सब्स्टिट्यूएंट की। पोलर सब्स्टिट्यूएंट जहाँ कोई भी अटैच नहीं है, सो हम कोई भी रिजेक्ट कर देंगे यहाँ।
और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होता है वो ये वाला होता है पांचवा फैक्टर, कि हमारे पास जो सेकंड डबल बॉन्ड है वो पहले वाले के साथ क्या होना चाहिए, होमोइनर होना चाहिए, और वो कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो हमारे पास होमोइनर का कंसेप्ट जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सपोज करें तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा था वो डाइऑक्सेन में ले गया, डाइऑक्सेन एक सॉल्वेंट है, और हमने इसके लिए वैल्यू पढ़ी है कि इसके लिए क्या होती है, -1 नैनोमीटर होती है, ये सॉल्वेंट शिफ्ट है बेसिकली। तो हमने ये कंप्लीट फैक्टर डिस्कस कर ली है। अब इसका जो लैम्डा कैलकुलेटेड होगा 215, 225, 235, 235 एंड 259 एंड 258 हो जाएगा बेसिकली लैम्डा कैलकुलेटेड। तो इस तरह हम इसका क्या कर लेंगे, बेसिकली लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लास्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है बेसिकली अगर हम ये वाला ग्रुप पहचानने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है, बेसिकली एस्टर है, और ये वाली कार्बन इसकी अल्फा कार्बन है, ये इसकी बीटा कार्बन है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। तो हमें जो एस्टर के लिए वैल्यू होती है बेसिक वो हमारे पास होती है 197 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड देखेंगे, ये अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कोई नहीं है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होना नहीं है क्योंकि यहाँ रिंग कोई अटैच नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे, हमारे पास जो अल्काइल रेजिड्यू होंगे, अल्फा पे कोई अल्काइल रेजिड्यू नहीं है, बीटा पे 2 अल्काइल रेजिड्यू है, एक ये वाला डायरेक्टली अटैच है, एक ये वाला डायरेक्टली अटैच है। एट बीटा कार्बन जो हमारे पास अल्काइल रेजिड्यू होगा 12 नैनोमीटर होता है, तो 24 नैनोमीटर हम ऐड कर देंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास होता है होमोइनर का कंसेप्ट होता है, वो इसमें है नहीं। और लास्ट में हमारे पास होता है सॉल्वेंट शिफ्ट होता है, सॉल्वेंट शिफ्ट अगर ये वाटर में लिया गया है तो हम क्या करेंगे, +8 नैनोमीटर में ऐड कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी बेसिकली हमारे पास 197 एंड 207, 217 एंड 221 एंड 229 नैनोमीटर से क्या हो जाएगी, बेसिकली लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगी। सो बेसिकली हमने क्या किया है, डिफरेंट एग्जांपल को देखने की कोशिश की है। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। अब हम बेसिकली लास्ट में बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है यूवी विजिबल की। हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन है बेसिकली, अगर हम इसकी एप्लीकेशन को देखना चाहें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पहली होती है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। जो हमने सारा कंसेप्ट भी पढ़ा है सारा उसी में है कि हमें क्या होता है, बेसिकली हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक लैम्डा जो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सपोज करें हमारा जो लैम्डा है वो हमारे पास 200 है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारे पास जो सिस्टम है वो बेसिकली सैचुरेटेड है, उसमें सैचुरेशन है। अगर हमारे पास लैम्डा जो है वो 214 से अबव आ रहा है तो हमारे पास जो होता है वो अनसैचुरेशन सिस्टम होता है। तो हम क्या करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या कर लेते हैं, हम डिटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 200 नैनोमीटर पे ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो उसके आगे वो शिफ्ट को शो नहीं करते क्योंकि उनमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती। लेकिन जब हम 214 नैनोमीटर में आते हैं तो कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाती है, और हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है कि कॉन्जुगेशन से क्या होता है, बेसिकली लैम्डा जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो अनसैचुरेशन जो यहाँ हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो पाई बॉन्ड क्या करेगा, बेसिकली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेगा। तो इससे हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो पहला जो इसका फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर लैम्डा जो है वो 200 नैनोमीटर से नीचे है तो हम कहेंगे कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड या हमारे पास बेंजीन या हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी है वो क्योंकि एब्सेंट है, क्योंकि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है वो 214 से आगे ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। हमारे पास जितने भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, हमारे पास जितने भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, सपोज करिए मैं कहता हूँ ये हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास 6 स्टील बीन है, स्टील बीन।
और हमारे पास जो ट्रांस होती है वो बेसिकली कुछ इस टाइप की हो जाएगी। अब हम ट्रांस और सीज का पता लगा सकते हैं। बेसिकली कैसे पता लगाते हैं, जो हमारे पास सीज स्टील बीन होती है, क्योंकि यहाँ कोप्लानरिटी जो होती है ना, वो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेस होती है। जो कोप्लानरिटी होती है वो बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब कोप्लानरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसकी जो मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल की तरफ जाएगा। जब वो अनस्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और एनर्जी और जो वेवलेंथ का रिलेशन होता है वो लो होता है। सो जो हमारे पास सीज स्टील बीन है वो क्या करता है, लैम्डा मैक्स जो उसका होता है वो लोअर होता है। और क्योंकि यहाँ जो अब जो ट्रांस के देखते हैं तो हमारे पास जो टू फिनाइल रिंग थे वो बेसिकली क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, डिस्टेंस उनका इंक्रीज हो गया है। हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेस जो है बेसिकली यहाँ कम हो गई है। तो वो क्या होगा, यहाँ कोप्लानरिटी रिमेन रहेगी, और हमारे पास जो ट्रांस कंपाउंड होता है वो क्या करता है, लैम्डा मैक्स हाई शो करता है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। हम इसे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को कि वो सिस है या ट्रांस है। सिस जो हमारे पास होता है वो लैम्डा मैक्स लोअर पे शो होता है, और जो हमारे पास ट्रांस होता है वो बेसिकली वो हायर लैम्डा मैक्स पे शो होता है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, हम किसी भी कंपाउंड का क्या कर लेते हैं, अननोन जो हमारे पास होता है सैंपल होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक सैंपल था, डिटेक्शन ऑफ अननोन कंपाउंड। डिटेक्शन ऑफ अननोन कंपाउंड, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली इसको हम किस तरह करेंगे। सपोज करें हमारे पास एक सैंपल था, हमने यूवी रेज जहाँ क्या की, बेसिकली हमने 200 से 800 नैनोमीटर की हमने यहाँ फॉल करवाई। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे। एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद उसका जो प्रिंसिपल था वो ऑक्साइडेड स्टेट में चले जाएंगे। सो इसका जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आया लैम्डा और एब्जॉर्बेंस का, वो कुछ इस टाइप का आया होगा। सो ये हमारा क्या है, बेसिकली इसका स्पेक्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सैंपल है कोई इसका मैचिंग स्टैंडर्ड लेंगे। हम देखेंगे कि इसके साथ जो मैच कर रहा है बेसिकली उसका हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेंगे, जिसकी हमें कंसंट्रेशन वगैरह पता होगी। जब उसका हम लैम्डा मैक्स क्या करेंगे, बेसिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो उसका ग्राफ जो है लैम्डा और अब्जॉर्बेंस का जो ग्राफ है वो इसके साथ मैच कर जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि बेसिकली हमारा जो सैंपल है वो बेसिकली अगर सपोज करें यहाँ एनालिन था और उसका जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा था, और जब हमने उसका मैचिंग सैंपल लिया है, स्टैंडर्ड लिया है, और उस पर जब हमने यूवी रेज को फॉल आउट करवाया है और हमारे पास जो ग्राफ है वो बेसिकली इस टाइप का आ रहा है, तो अगर वो ग्राफ दोनों शो इक्वल कर रहे हैं, उनका जो पीक है उनकी ऑब्जर्वेंस इक्वल आ रही है, तो हम क्या क्या कहेंगे, हमारे पास जो अननोन सैंपल था बेसिकली वो हमारे पास क्या था, एनालिन था। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ अननोन कंपाउंड भी कर सकते हैं। लास्ट में हमने बात की कि हम इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि हमारे पास जो सैंपल है वो बेसिकली कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन, हमने कहा हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो बेसिकली जो हमारे पास ग्राफ होता है अब्जॉर्बेंस और जो कंसंट्रेशन का ग्राफ है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, वो हमें क्या देता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है। हमने बीयर लैम्बर्ट लॉ पढ़ने की कोशिश की थी, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एन। एल जो होता है पाथ लेंथ होता है, मोलर अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट लैम्डा सॉरी ये वाला होता है, एप्सिलॉन होता है, और सी हमारे पास कंसंट्रेशन होती है। अगर हम कंसंट्रेशन को निकालना चाहें ए ओवर एप्सिलॉन एल। सो अगर हमें अब्जॉर्बेंस पता चल जाए बेसिकली तो हम क्या कर लेंगे, ये तो स्पेसिफिक टर्म है, एल पाथ लेंथ होती है हमारे किसी भी सैंपल की, जिसमें हम सैंपल लेते हैं, क्यूबिट लेते हैं। सपोज करें हमारे पास क्यूबिट है, और ये जो बेसिकली होती है ये हमारे पास क्या होती है, पाथ लेंथ होती है, और ये वाला कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हमें अब्जॉर्बेंस पता चल जाए तो हम क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अब्जॉर्बेंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। एक मेथड हमारे पास ये वाला होता है। वो बेसिकली कैसे होती है, हमारे पास टाइट्रेशन में एक हमारे पास टाइट्रेंड होता है, एक हमारे पास टाइट्रेंट होता है। टाइट्रेंट जो हमारे पास होता है वो बेसिकली हम ब्यूरेट पे फिट आउट करते हैं। इसकी कंसंट्रेशन में क्या होती है, बेसिकली फाइंड आउट होती है। ये हमारे पास ब्यूरेट है और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सैंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, बेसिकली टाइट्रेंट भरेंगे और हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिराने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो ग्राफ आता है वो ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। एक ग्राफ ये भी आ सकता है कि हमारे पास यहाँ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन है,
और ये हमारे पास क्या है बेसिकली अब्जॉर्बेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हो सकता है कि बेसिकली पहले वो ऑब्जर्व न करें, हम ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरा रहे हैं और इसमें जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसकी ऑब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। सपोज करते हैं इसकी ऑब्जॉर्बेंस ऐसे इंक्रीज हो गई है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा बेसिकली ये हमारे पास इक्वलेंस पॉइंट होता है। अब इक्वलेंस पॉइंट क्या होगा, इधर से हम थोड़ा इसको आगे इंक्रीज कर लेंगे, इधर से भी हम आगे इंक्रीज कर लेंगे। तो ये इसका वॉल्यूम होगा, किस वॉल्यूम पे उसने इक्वलेंस पॉइंट दिया है और उस वॉल्यूम पे कितनी अब्जॉर्बेंस थी बेसिकली, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास अब्जॉर्बेंस आ जाएगी तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें जो एल पाथ लेंथ मोलर अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट इसे पुट कर देंगे। तो इस तरह बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसका कर सकते हैं। हमारे पास जो जितनी भी कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है, नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो बेसिकली ये है कि हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम होता है हमारे पास, उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हमें पता है कि हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है उसका जो लैम्डा होता है बेसिकली वो होता है आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। सपोज करें हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें कॉन्जुगेशन है, अब ये वाली जो एग्जांपल है बेसिकली इसमें क्या है, पाई सिग्मा पाई, ये हमारे पास क्या है कॉन्जुगेशन देखने को मिल रही है। तो इसका जो लैम्डा मैक्स होगा बेसिकली इसमें टू टाइप की ट्रांजिशन होगी। एक हमारे पास n टू सिग्मा स्टार की ट्रांजिशन होगी, ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास पाई है, तो हमारे पास n टू पाई स्टार भी ट्रांजिशन हो सकती है, यहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकती है। सो इनके लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लोअर चाहिए होती है। तो जो लैम्डा होता है बेसिकली एनर्जी के इन्वर्सली रिलेटेड होता है, तो वो क्या कर जाता है, शिफ्ट आउट कर जाता है। हमारे पास कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उनका क्या होगा बेसिकली लैम्डा जो होगा वो हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं बेसिकली वो क्या होता है, अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो अगर सपोज करें वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये क्या होगा बेसिकली यहाँ जो लैम्डा होगा वो लोअर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो हम कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जिसमें कॉन्जुगेशन बेसिकली होगी वो क्या होगा, जिसमें n टू पाई स्टार होगी या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, ये इनके एनर्जी लोअर चाहिए होती है। हमने डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन को पढ़ा था, तो लैम्डा जो होगा बेसिकली वो हायर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का भी हम पता लगा सकते हैं। हमारे पास जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है हमारे मॉलिक्यूल में क्या होता है बेसिकली कलरिंग नेचर आती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कलरिंग नेचर आती है वो क्या होती है, लॉन्ग चेन रेजोनेंस की वजह से आती है। और वो लॉन्ग चेन रेजोनेंस बेसिकली हमारे पास इसलिए होती है कि उसमें जो 30 नैनोमीटर बेसिकली हम क्या करते हैं, एक डबल बॉन्ड इंक्रीज करने से या आगे क्रोम अटैच करने से हमारा जो वेवलेंथ होती है बेसिकली वो 420 पे चली जाती है। और हमें पता है कि जो 400 से ऊपर वाला जो रीजन होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास वो रीजन बेसिकली वो विजिबल रीजन होता है। उसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल के जो कलरिंग नेचर है उनको हम वो हमारे आई से विजिबल होता है, हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो इसके पीछे सारा कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि हमारे पास जो कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की वेवलेंथ जो होती है वो हायर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो इसी पे था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेके आएंगे। यूवी विजिबल में अभी तक कोई नहीं बचा, हमने इसके सारे ही कंसेप्ट क्लियर कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।